तो नमस्कार। अभी हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं वो है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस पुस्तक में से जितने भी मुख्य मुख्य विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कविता, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया। इनकी रचना जो है वो कैसे होती है, उसकी पूरी प्रक्रिया हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम है ना, इसको आप पूरा समझ जाएंगे अगर आप इसके पार्ट 10, 12, 13, 15 पार्ट जो भी हैं, पार्ट हैं। ठीक है, पार्ट वाइज मैंने वीडियो बनाई रखी हैं आपके लिए। आप जाइए प्लेलिस्ट को खोलिए, अभिव्यक्ति और माध्यम की सभी वीडियोज़ वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, बहुत सरल है। इसमें से आपको बहुत देखो सरल है। और स्कोरिंग पोर्शन है ये आपका, अगर देखा जाए तो स्कोरिंग है। ठीक है, आपको लगता है कि ये बहुत टफ है, लेकिन ये स्कोरिंग है। इसमें आपका अच्छा स्कोर आ सकता है, कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर आ सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसमें ना 3 चीज़ें हैं, कविता, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होती है? प्रोसेस। रचना होती है क्रिएशन। ठीक है, क्रिएट करना, किसको? कविता को बनाना, कहानी को बनाना और नाटक को बनाना। उसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या है, कैसे बनाते हैं कविता, कहानी कैसे बनाते हैं, नाटक कैसे बनाते हैं, तो ये चीज़ हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इनके विषय में जान लेते हैं कि होता क्या है आखिर कविता, कहानी और नाटक। देखो, ये तीनों जो हैं वो साहित्य के अंग हैं। किसके अंग हैं? साहित्य। साहित्य क्या होता है? साहित्य क्या होता है? किसी भी भाषा का ना, किसी भी भाषा का जो उसके साहित्य जो चीज़ रहती है, भाषा के साथ में जो चीज़ रहती है उसको साहित्य कहते हैं। तो भाषा के साथ में रहने वाली क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं? आप देखते हैं मेनली किसी भी भाषा में क्या क्या हो सकता है? संवाद हो सकते हैं, कन्वर्सेशन हो सकती है। तो वो सब किस में लिखी जाती है? या तो वो कविता होती है, या वो कहानी होती है, और या वो क्या होता है? नाटक होता है। तीनों में ही लिखी जा सकती हैं। तो ये तीनों शुद्ध साहित्य हैं। शुद्ध साहित्य का अर्थ है रागात्मक साहित्य, भावनात्मक साहित्य। शुद्ध साहित्य क्या होता है? एक तो होता है रागात्मक, ठीक है, एक होता है भावात्मक। 2 तरह का शुद्ध साहित्य हो गया, एक रागात्मक हो गया, एक हो गया भावात्मक। तो रागात्मक क्या है? राग हो गया जिसमें सा रे गा मा, इस तरह से जो राग है, मतलब जिसको गा करके हम बोल सकते हैं। और भाव जो है जिसमें से हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें से कुछ कुछ फीलिंग होती है। इनका संबंध जो है मानव मन की अनुभूति और भावनाओं से होता है। अब ये जो कविताएं हैं, कहानी हैं, और ये जो नाटक हैं, किसके लिए बनाया जाता है? मेनली मानव के लिए बनाया जाता है। तो मानव मन की ही अनुभूतियों से इसका संबंध होता है। दूसरे शब्दों में अनुभूतियों से उपजे शब्द ही शुद्ध कह। अगर इसको हम ये कह लें तो जो हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं, ठीक है, उनसे ही हमें अनुभूति होती है किसी चीज़ की। तो उसमें से अनुभव से जो पैदा होता है वो क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, अनुभव से ही तो पैदा होता है क्या? साहित्य। आप क्या क्या कहाँ जा कर के आप क्या दिख रहे हैं, तो आप उसको लिखेंगे, तो तभी लिखेंगे जब आपने देखा उसको, फिर क्या आप बना देंगे? उसका साहित्य बना देंगे। कई बार जो है वो बिना देखे भी हम लोग बना देते हैं। अब बात करते हैं, कविता अनुभूतियों से उत्पन्न होती है, कहानी में कोई ना कोई दुख या दर्द का आनंद होता ही है, नाटक कहानी का ही मंचयी रूप होता है। अब कहानी का ही दूसरा रूप जो है वो क्या होता है? नाटक होता है। क्या होता है? नाटक। कहानी जो है कह दी जाती है, कथन होता है कहानी, कह देना। और नाटक जो है इसको शो करना पड़ता है, इसको दर्शाना पड़ता है। ठीक है, कहानी को जब हम लोग दर्शा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? नाटक बन जाता है। अतः वह भी भावनाओं से उद्भूत होता है। नाटक भी जो है भावनाओं से ही भरा होता है। इनमें अंतर बस इतना है कि कविता में, अब इसके बाद अगर बात करें हम लोग कविता की, तो कविता में क्या होता है? कविता में ही राग होता है, इसमें छंद होते हैं। छंद मतलब जिस चीज़ को गा करके बोलते हैं। इसमें लय होता है ना, लय होता है। और इसमें तुक भी होता है। तुक मतलब एक अक्षर दूसरे अक्षर से मिलता जुलता होता है। कहानी में कोई घटना होना आवश्यक होता है। जो कहानी होती है इसमें क्या चाहिए? घटना चाहिए, कोई घटना होनी चाहिए, इवेंट होनी चाहिए। नाटक में संवाद अवश्य होता है। नाटक में क्या होता है? संवाद। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और बढ़ते हैं अब आगे, रचना प्रक्रिया। अब रचना प्रक्रिया क्या है?
रचना प्रक्रिया में आपको मैं समझाता हूँ। देखो, ये रचना प्रक्रिया का मतलब ये है कि इन तीनों विधाओं का जो रचना है वो कैसे हुई। इसका इसका कहते हैं कि इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे आप घर में देखते हो, एक खंभा लगा रहता है, वहाँ से आपके घर में तारें आती हैं, बिजली की आती है ना। अब वो जो तारें आती हैं आपके घर में क्या करती हैं, आपके घर में जो छत पे लगा हुआ पंखा है उसको भी चलाती हैं, आपके घर में रखा जो फ्रिज है उसको भी चलाती हैं, आपके घर में लगा हुआ जो कूलर है उसको भी चलाती हैं। हर एक चीज़ को वो चला रही हैं, गीज़र भी चला रही हैं। लेकिन ये जो करंट है वो तो सब में घुस ही रही है ना, सब में तो एक जैसी ही घुस रही है। एक करंट तो एक जैसी ही है, लेकिन आप देख रहे होंगे उपकरण अलग अलग हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं वो अलग अलग हैं। और हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक अपनी अपनी विशेषता है ना, अपनी अपनी विशेषता। हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी विशेषता है। तो इसका कारण क्या है, उनका रचना प्रक्रिया, उनकी क्या रचना प्रक्रिया। इसका यही कारण है कि उनको बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, अलग है। तो क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ये तो इंसानों ने बनाई होती है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जो इंसानों को किसी ने बनाया है तो वो तो बनाया परमात्मा ने, तो परमात्मा की रचना जो है वो परमात्मा ही देख सकता है अच्छे से। और प्रकृति की रचना प्रक्रिया के मूल तत्व समझने कठिन है। जब हमें समझ नहीं आता तो हम कह देते हैं कि ये परमात्मा कर्म, ये नैसर्गिक है। कभी कभी कह देते हैं कि ये कला ईश्वर का वरदान है। ये जो कला है ना, कविता कहानी और उसका, ठीक है, ये हम कह देते हैं कभी कभी कि क्या है, ये ईश्वर का ही वरदान है, ये ईश्वर से ही मिला। अगर हम इस सृष्टि में देखें तो जो घोड़ा है, उन घोड़ा और घोड़ी दोनों मिलते हैं तो उनसे जो बच्चा पैदा होता है, वैसे ही इंसान नर और नारी मिलते हैं तो एक बच्चे का जन्म होता है। इसी प्रकार कविता कहानी और नाटक की रचना भी नैसर्गिक है। जो कविता कहानी और नाटक है ना, ये भी वैसे ही पैदा हो जाते हैं। एक कविता को जो लिखने वाला वो कवि होता है। कवि क्या कर सकता है, कवि क्या करता है, कविता लिखता है। और जो कवि है ये कहानी नहीं लिख सकता। क्या नहीं लिख सकता, ये कहानी नहीं लिख सकता, ये कविता ही लिख सकता है। इसके अंदर एक ऐसा भाव छुपे हुए हैं जो कविता ही इसको अच्छे से लिखना बताएंगे। वैसे ही एक जो नाटककार है वो क्या करेगा, नाटक लिखेगा, है ना। वो कविता अगर उसको कोई लिखने के लिए कहे तो कविता नहीं लिख पाएगा। उसका कारण यह है कि कवि के जो कवि है ना, जो कविता लिखता है उसके हृदय में छंद बसे हुए हैं, छंद तुक बसे हुए हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, लय बसी हुई है। तो और कविता के जो बाकी वाली चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर छुपी हुई हैं। जब भी कोई अनुभूति उसके हृदय में उमड़ती है तो उसकी शक्तियाँ सक्रिय उठती हैं। कवि के चित्त में बसे लय छंद ही उसकी अभिव्यक्ति को कविता का रूप दे देते हैं। कहानीकार के चित्त में, जो कहानीकार होता है, कहानीकार इसके चित्त में, इसके हृदय में कहानियाँ बसी होती हैं, तो ये कहानियाँ ही लिखता है, कहानियाँ, ठीक है, ये कहानियाँ ही लिख सकता है। कौन, कहानीकार। किस्से इसके मन में बसे होते हैं, इसको किस्सा गोई बोलते हैं ना। ये लोग घटनाएं बहुत रोचकता से सुनाते हैं। ये क्या करते हैं कि जो लोग घटनाएं होती हैं, जो लोक में घटनाएं होती हैं संसार में, उनको बड़े ही जो है रुचि से, इंटरेस्ट से सबको सुना देते हैं। कौन, कहानीकार। वैसे ही जो कवि है वो तो नहीं सुनाएगा, क्योंकि कवि का अर्थ जो है वो कविताओं से ही है। तो वैसे ही जो अगर हम बात करें नाटककार की, तो नाटककार कहानी कहते नहीं हैं। जो नाटककार होते हैं वो क्या करते हैं, कहानी, नाटककार जो होते हैं वो कहानी नहीं कहते, वो कहानी नहीं कहते, वो क्या करते हैं, इस कहानी को दर्शा देते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। तो जब इसको दर्शाते हैं कहानी को तो वो नाटक दिखने लग जाता है, तो वो नाटक हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एक कहानी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पात्र सेट करते हैं। तो पात्रों के मुंह से उस कहानी को क्या करते हैं, बुलवाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार तीनों विधाओं का जन्म हो जाता है। कविता का जो कविता है इसका संबंध किससे हो जाता है, छंद से और लय से और तुक इत्यादि से। और कहानी का जो संबंध है वो किससे हो जाता है, किस्सों से, जो अलग अलग लोगों में किस्से जो चल रहे होते हैं। और नाटक का किससे हो जाता है संबंध, संवाद से, ठीक है।
ये बात है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले छंद की। तो छंद क्या चीज़ होती है? छंद कविता में होता है ना छंद, तो कैसे इस्तेमाल होता है छंद, उसको जान लो ज़रा थोड़ा सा। तो ठीक है, बात करते हैं हम लोग छंद मुक्त कविता। ये एक शब्द आता है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन ही पूछ ले कि छंद मुक्त कविता क्या होती है, तो छंद मुक्त कविता क्या होती है इसको आपको समझना है। छंद मुक्त और छंद मुक्त छंद, ये दो शब्द हैं। एक तो है छंद मुक्त और एक है मुक्त छंद। एक दूसरा शब्द है मुक्त छंद। इन दोनों में बहुत अंतर है। एक तो है छंद मुक्त, एक है मुक्त छंद, है ना। मुक्त छंद में छंद होता है। जो मुक्त छंद है ना, इसमें क्या होता है? छंद होता है। इसमें क्या होता है? छंद होता है मुक्त छंद। मुक्त छंद में छंद होता है, किंतु उसके नियम शिथिल हैं। इसके जो रूल्स हैं वो क्या हैं? वो बड़े ऐसे लचीले हैं, फ्लेक्सिबल है। मुक्त छंद की जो कविता है, मुक्त छंद की जो कविता है, ये क्या है? जैसे एक नदी है ना, नदी चल रही है, तो इसके किनारे पे कोई घाट नहीं है, ठीक है, किनारा भी नहीं है, ठीक है। इसके किनारे, नदी के किनारे कोई ऐसी कविता होती है, मतलब ये किसी रूल में बंधी ही नहीं होती, ठीक है। जैसे नदी को बांध दिया जाता है घाट बना करके, बीच में से जाती है, ये मुक्त छंद वाली कविता ऐसी नहीं है, कहीं भी जा सकती है। तो नाटककार कहानी, उसके बाद क्या होता है कि वह अपनी मनमौज से अनुभूति प्रवाह को लेकर गतिमान होती है, अपनी मनमौज से ही चलती रहती है। वह पहाड़ी से झरता निर्जर है या पहाड़ी नदी है, उसमें अवर्णित लय होती है। इसमें ऐसी लय होती है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लय और प्रवाह अनुभूति के साथ मिलकर प्रभावी कविता की रचना करते हैं। इसकी एक तो लय और एक अनुभव, अनुभूति जो है वो जब मिल जाते हैं तो एक प्रभावी कविता की रचना हो जाती है। अब बात करें अगर हम लोग छंद मुक्त कविता की, तो छंद मुक्त कविता में छंद की ओर छंद नहीं होता इसमें, ठीक है। छंद मुक्त में छंद होता ही नहीं, इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। उसमें दो और गुण होते हैं। इसमें दो गुण होते हैं किसमें? छंद मुक्त में। एक गुण होता है इसमें संक्षिप्तता, ठीक है, जिसको हम संक्षेप कह सकते हैं। और दूसरा गुण होता है इसमें ध्यान आकर्षक। अर्थात एक तो ये संक्षिप्त होती है और दूसरी ये अपनी तरफ ध्यान आपका खींचती है, ठीक है। इसमें बिंब और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। छंद मुक्त में किसका? बिंब और प्रतीक, इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसी कविता प्रायः राग प्रधान ना होकर, इसमें राग होता ही नहीं, मतलब लय होती ही नहीं है, इसमें राग नहीं होता, इसमें राग नहीं होता। चित्र प्रधान होती है। क्या होती है? चित्र प्रधान होती है। राग लय राग नहीं होती इसमें चित्र प्रधान होता है, ठीक है। विचार प्रधान और कल्पना प्रधान होती है। विचार भी इसमें प्रधान रहते हैं और कल्पना भी इसमें प्रधान होती है। आप देखते होंगे कई कवि जो है कल्पना से ही कविता लिखते हैं, तो वो छंद मुक्त किस्म की कविता होती है, ठीक है। मुक्त छंद नहीं होती, छंद मुक्त किस्म की होती है। मुक्त छंद में तो छंद होता है, इसमें छंद ही नहीं होता, ठीक है। अब कल्पना और बिंबों की विचित्रता के कारण पाठक उसमें रस लेता है, जो पढ़ने वाला है उसमें उसकी मज़े लेता है उस कविता को पढ़ के। ऐसी कविता का पूरा ध्यान अनुभूति की तीव्रता, प्रभावान्विति और अर्थ लय पर होता है। यहाँ तक वाक्य रचना का प्रश्न है। देखिए, जो भी कविता लिखी जाती है उसमें तो वाक्य होते हैं। ये जो मुक्त छंद है इसमें जो वाक्य रहेंगे वो मतलब छंद वाले होंगे, है ना। इनका लय होगी, राग होगा इनमें, है ना। लेकिन ये वाक्य ही तो होते हैं, ठीक है। यहाँ तक वाक्य रचना का प्रश्न है। छंद मुक्त कविता जो होती है, छंद मुक्त कविता, ये गद्य की भांति वाक्य रचना नहीं होती। इसमें जो गद्य होता है ना, कहानी की तरह नहीं होती, गद्य की तरह नहीं होती। वाक्य इसमें जो है गद्य की तरह नहीं होते, ठीक है। उसमें कहीं वाक्य विन्यास को बदला जाता है, कहीं क्रिया रूपों को गायब कर दिया जाता है। यहाँ पर जो वाक्य का जो, जैसे एक वाक्य में क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया होती है, तो इसमें बदल दिया जाता है। कहीं और क्रिया पहले रख दी जाती है, कर्म बाद में रख दिया जाता है, ठीक है। कहीं क्रिया को गायब भी कर दिया जाता है और कहीं केवल वाक्यांश की जड़ी लगा दी जाती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वाक्य रचना सामान्य होती है किंतु उसकी प्रस्तुति प्रभाव और अर्थ के लय के अनुसार तोड़ कर रखी जाती है। चलो आप आओ एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ उदाहरण है, मेरे घर में 5 जोड़ी आँखें हैं, पिता की आँखें, किसी लोग साए की ठंडी सलाखें हैं।
ये किसका उदाहरण हो गया। ठीक है, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, पिता की आंखें, किसी लो साए की ठंडी सलाखें हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो वाक्य आपको दिख रहा है ये बड़ा ऊट पटांग सा वाक्य दिख रहा है, तो इसमें वाक्य विन्यास का ध्यान ही नहीं रखा गया है ना। अब छंद मुक्त कविता की जो रचना होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, छंद मुक्त जो कविता की रचना है वो कैसी होती है। अभी हमने यहाँ पढ़ा कि मुक्त छंद क्या होता है, जिसमें छंद होते हैं, छंद मुक्त है जिसमें छंद नहीं होते। तो इसकी रचना क्या होती है, इसकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, इसका रचना कैसे होती है। तो छंद मुक्त, ये जान लो आप, छंद मुक्त कविता की रचना, छंद मुक्त कविता की रचना कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है वो देख लो। रचना या प्रक्रिया, तो क्या है इसकी प्रक्रिया वो देखो। छंद मुक्त कविता की रचना प्रक्रिया बड़ी सरल है। सबसे पहली बात कि ये बहुत क्या है, सरल है, बहुत इजी है। इसमें छंद के नियमों का झंझट ना होने के कारण बहुत से गद्यकार भी अपनी गद्य को कविता के अंदाज में रखकर कविता कर लेते हैं। इसकी रचना प्रक्रिया के 3 अंग हैं, 3 इसके अंग हैं। ठीक है, ये सरल होती है। कोई भी गद्यकार क्या करता है, जो मतलब कहानी लिखने वाला भी क्या करता है कि उसको लगता है कि उसने कविता लिख दी, तो लिख देता है वाक्य, तो उसको लगने लग जाता है कि उसने क्या कर दिया, कविता ही लिख दी। तो इसमें क्या कहा मैंने कि इसमें 3 अंग होते हैं। किसमें, छंद मुक्त कविता की रचना प्रक्रिया में 3 अंग हैं। कितने अंग हैं, 3 अंग, 3 अंग हैं इसमें। तो कौन कौन से अंग हैं, एक कि इसमें अनुभूति की तीव्रता होती है, अनुभूति की तीव्रता क्या होती है। तीव्र शब्द जो है वो शीघ्रता से बना हुआ है ना, जल्दी। तो मतलब कोई भी चीज़ जो है वो जल्दी से मिल जाए, ऐसी इसमें बात रखी जाती है। दूसरा, इसमें प्रभावी बिंब जो हैं, बिंब और प्रतीक जो रहते हैं ना, बिंब प्रतीक, और सूक्तिपरक संक्षिप्तता का उपयोग होता है। मतलब सूक्ति क्या होती है, सूक्ति मतलब थॉट्स है ना, ध्येय जिसको कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे सत्यमेव जयते, ये सूक्ति है। उसे तत्त्वम पूषण पावरणु, ये क्या है, सूक्ति। तो सूक्तिपरक संक्षिप्तता होती है, मतलब बहुत बड़ी सी बात को ना एक सूक्ति में ही, एक थॉट में ही लिख दिया, तो वो क्या हो गया, प्रभावी बिंब प्रतीकों का प्रयोग या संक्षिप्तता। ये इसका एक दूसरा अंग था। तीसरा अंग है कि इसमें चुस्त वाक्य रचना होती है। ठीक है, चुस्त वाक्य रचना होती है। जैसे देखते हैं हम लोग, एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। सामने है गुप्त अंधेरा और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊँ, या जैसा भी हूँ नन्हा सा एक दिया तो हूँ, क्यों ना उसकी उजास में जीऊँ। ठीक है, ये जो उदाहरण है ये किसका है, छंद मुक्त कविता का। ठीक है, छंद मुक्त कविता का एक उदाहरण है। अब अगर हम बात करें छंद युक्त कविता, ठीक है, जो छंदों से युक्त कविता होती है ना, छंद युक्त कविता होती है, वो कैसी रहती है। तो कविता का उद्गम छंद से हुआ है। कविता जो है छंद युक्त कविता है। सबसे पहले तो इसका छंद युक्त कविता जो है, इसका जो शुरुआत है, इसका जो उद्गम है, ये जो पैदा हुई है, ये छंद से हुई है, उद्गम छंद से। छंद युक्त कविता का उद्गम छंद से होता है। हमारे सारे आदि गीत सछंद हैं, जितने भी हमारे आदि गीत हैं वो सारे क्या हैं, सछंद, उनमें छंद है। हमारे लोकगीत लयात्मक हैं, इसके उदाहरण हो जाते हैं लोकगीत। माँ की जो लोरियाँ हैं, माँ की लोरियाँ, ठीक है, ये भी क्या होती हैं, ये छंद युक्त होती हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे विवाह के जो गीत रहते हैं, विवाह में गीत गाए जाते हैं, विवाह गीत, ये भी क्या होते हैं, छंद युक्त होते हैं। ढोल नगाड़े की छाप, नृत्य से पैदा हुआ गीत, सभी छंद युक्त होते हैं। आज भी छोटे बच्चे जिन कविताओं को याद करते हुए बड़े होते हैं वे छंद युक्त होता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ये क्या है, छंद युक्त कविता है। ठीक है, कोई भी छंद के नियमों को जानकर कविता नहीं लिखता। कबीर को दोहा छंद का ज्ञान नहीं रहा होगा। कितने ही कवि मुक्तक, सवैया और गणाक्षरी लिखते हैं, किंतु उन्हें उनके नियमों का ज्ञान नहीं है। वे बस इन छंदों में गुनगुनाते हैं। ये छंद उनकी सांसों में बसे। जब भी कोई अनुभूति उपजती है तो वह इन छंदों को सांचे में डालते चलते जाते हैं। ये कविता की रचना प्रक्रिया। कविता की रचना प्रक्रिया में
काम आने वाले तत्वों को इस प्रकार समझा जाता है। एक, सबसे पहले अनुभूति, भाषा, कल्पना और विचार। ये चीज़ें जो हैं ये कविता की रचना प्रक्रिया में काम आने वाले तत्व हैं। ठीक है, कविता की रचना में जब भी कोई कविता की रचना होती है तो उसमें अनुभूति का ध्यान रखा जाता है, भाषा का, कल्पना का और विचार। काव्य रचना के लिए इन 4 तत्वों की अनिवार्यता होती है। ठीक है, जब भी कोई कविता को रचते हैं तो ये 4 तत्व बहुत ज़रूरी हैं। कौन से? जिसको हम कविता के अवयव भी कह सकते हैं। कविता के अवयव मतलब कविता के, किसी भी कविता के अंग। वो कौन कौन से होते हैं? कविता के अवयव का अर्थ है कविता का शरीर। क्या क्या कहें हम? कविता का शरीर। तो कविता का शरीर क्या है? तो बात करें हम लोग अगर कविता के शरीर की, तो कविता का शरीर क्या है? कविता की रचना अनुभूति और उसके शरीर से होती है। शरीर का अर्थ है भाषा शैली। भाषा शैली के प्रमुख अंग हैं। 1, शब्द चयन, अलंकार, प्रतीक और छंद। ये 4 इसके शरीर के मुख्य अंग हैं। किसके? कविता के। जब भी हम कविता लिखते हैं ना तो ये 4 चीज़ें होंगी तो तभी जाके कविता बनेगी। मतलब हम एक अगर इंसान ही बनाएं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अंग डालेंगे, तो ये अंग उसमें डालने पड़ेंगे तभी जाके कविता बनेगी। ठीक है, कौन कौन से अंग हैं? एक, शब्द चयन, शब्दों को अच्छे से चयन करें। ठीक है, कविता के अंगों में एक आ गया शब्द चयन, शब्दों का अच्छे से चयन करें। दूसरा आ गया उसमें अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या होते हैं वो भी आपको बताना चाहिए। फिर उसमें होना चाहिए प्रतीक, फिर उसमें होना चाहिए छंद। ये इसके मुख्य अंग हैं। और क्या हैं इस, और आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग तो शब्द चयन को जान लें सबसे पहले ना। शब्द चयन क्या होता है? कविता का शब्द चयन भावानुसार होता है। ऐसे शब्द हम इसमें रखेंगे जिनमें भाव होंगे। ठीक है, भावानुसार, जिनमें भाव होंगे। भाव मतलब दुख सुख, गर्मी सर्दी, ये जो भाव हैं, ये जो फीलिंग्स हैं जो हम लोग फील करते हैं, वो कोमल भावों के लिए कोमल शब्दों का चयन, कठोर भावों के लिए कठोर ध्वनियों का। ठीक है, उसी तरह से अलंकार होने चाहिए। अलंकार जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्द अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। प्रतीक, कविता संकेतों अर्थात प्रतीकों में बात करती है। यदि ये कहना हो कि मैं अतृप्त हूँ तो कवि कहेगा जल बिच मीन प्यासी, या मेरे नैना सावन बादो फिर भी मेरा मन प्यासा। इस तरह से कहेगा कवि। कभी ये नहीं कहेगा कि मैं अतृप्त हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी है। तो अब बात करेंगे अगर आगे, तो इसके बाद में है छंद। तो छंद जो है इसमें दोहा, चौपाई, गीतिका, कवित्त, सवैया, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर कविताओं में। तो छंदबद्ध कविता में डालने के लिए पहले कुछ धुनों को सुना जाता है, सराहा जाता है, गुनगुनाया जाता है। हम जिन धुनों से प्रभावित होते हैं उन्हीं के सांचे में अपनी कविता को डाल देते हैं। कुछ मौलिक कवि ही नए नए छंदों का आविष्कार कर पाते हैं। तो ये कविता, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया की एक भूमिका है जिसको हमने अभी समझ लिया। ठीक है, भूमिका को। अब इनको हम डिटेल में जानेंगे। तो डिटेल में जानने के लिए इसके बाद वाली वीडियो में कविता की जो रचना प्रक्रिया का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ गए तो ये आपके लिए काफ़ी है। तो इसके बाद वाला पार्ट भी आप देखिए, तो उसमें आप कविता की रचना प्रक्रिया जो है वो डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।